नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों आज बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में जो कि वर्तमान में चल रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो 3 कानून कौन से हैं जिनको लेकर के आंदोलन चल रहा है, उससे कितने राज्य प्रभावित हैं और उन कानूनों में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण इतना बड़ा एजिटेशन हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें से हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करनी है, कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं इन किसान आंदोलन को लेकर के, और इसके अलावा इसकी टर्मिनोलॉजी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ व्हाइट बोर्ड की तरफ। केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 विधेयकों के कारण बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो चुका है देश में और 1 महीने से अधिक समय हो गया। तो क्या आपको पता है कि वो तीनों विधेयक कौन कौन से हैं और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी या उससे संबंधित वो सारी बातें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब आने वाला सीजन मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स का है। अगर आप किसी भी स्टेटस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ ये सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं। किसान आंदोलन बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन फिलहाल ये किसान आंदोलन 2020 जो कि 21 तक प्रवेश करने की पूरी संभावना है। अब सबसे पहले समझना होगा कि हमें वो कौन से विधेयक हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से विधेयक हैं, ठीक। दूसरी बात, कितने विधेयक हैं जिसके कारण ये समस्या चल रही है, ठीक है। वो कौन कौन से विधेयक हैं, क्या आपको पता है वो कौन से विधेयक हैं? क्या आपको पता है वो कुल कितने कानून हैं जिनके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं? फिर तीसरा, इनसे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। और चौथा, इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करवाती है। ये चारों चीजों पे फोकस कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर के। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां ये विधेयक कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो एक एक करके पूरे विधेयक मैं आपको बता देता हूं और उनका डिटेल्स भी, उसमें से क्वेश्चंस आप तैयार कर लें। और साथ साथ 20 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं या 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, आरपीएससी और विभिन्न प्रकार के जितने भी एग्जाम है जिनमें मेंस होता है, तो वहां डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। प्री के हिसाब से भी आपको काफी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो फिलहाल देख लेते हैं यहाँ विधेयक कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो एक बार ये हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। दिख नहीं रहा हो तो सुन लेना, और सुनाई नहीं दे रहा हो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो पहला विधेयक अब देख लेते हैं कौन सा है यहाँ। तो 3 विधेयकों के बारे में आपको बता रहा था कि कौन से हैं और कितने हैं। तो पहला जो आपका है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, ब्रैकेट में संवर्धन और सरलीकरण। इसी को हमें समझना है कि संवर्धन और सरलीकरण क्या है। विधेयक 2020 पहला हो गया आपका। दूसरा है आपका कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार। तो यहां ये जो है ये मामला गंभीर है, विधेयक 2020। तीसरा है आपके आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो कुल 3 ऐसे कानून हैं, कुल 3 ऐसे विधेयक हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में फिलहाल ये पारित हो चुके। तो कुल कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिए। पारित कहां कहां हो चुके, ये राज्यसभा में हो चुके और आपके लोकसभा में भी हो चुके। तो ये दोनों जगह से पारित हो चुके हैं। किसानों को डर है कि इनके कारण उनकी कृषि का नुकसान होगा और उन्हें इकोनॉमिक नुकसान भी होगा। सरकार कहती है कि इनके कारण किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, और इसके बारे में दोनों पक्षों के अलग अलग तर्क हैं, जिसके कारण ये किसान आंदोलन काफी उग्र भी हो चुका है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखो आपको। आज तारीख है 26 नवंबर। ध्यान रखना कि यहां तक की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। तो 26 नवंबर तक स्थिति ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में ये पारित हो चुका है। इससे आगे के अपडेट भी मैं आपको दूंगा। तो ये 26 नवंबर 2020 तक की स्थिति है, राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो चुका है। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका पेपर बनता है अगले 2-4 महीनों के अंदर, तो वो इसके तहत ही बनेगा। आपको कानूनों के नाम याद रखने हैं और राज्यसभा लोकसभा में पारित हो चुका है, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि हर कानून क्या कहता है। अब सरकार ये कहती है कि इससे एमएसपी पर कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो एक और चीज देखो आप, एमएसपी सबको मालूम है कि न्यूनतम समर्थित मूल्य है ना, या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थित मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार कहती है कि इससे एमएसपी का कोई नुकसान किसानों को नहीं होगा। किसान कहते हैं कि उन्हें एमएसपी का नुकसान होगा। ऐसा क्यों? पहला कानून देखिए हम, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक।
भाई ये जो कानून है ये छूट क्या देता है, ये किसानों को छूट देता है कि किसान अपने राज्य में और किसी अन्य राज्य में फसलें बेच सकेंगे। हालांकि ये छूट अभी भी है, लेकिन ये कानून भी यही बात कहता है। लेकिन किसानों को डर क्या है, किसानों को डर ये है कि इससे उनके स्टेट की मंडियां खत्म हो जाएंगी, पहला डर, यानी कि मंडियों पर असर पड़ेगा। दूसरी बात किसानों को जो डर है वो ये है कि मंडियां खत्म होने से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स इसमें किसानों को आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सरकार क्या कहती है कि इससे किसानों को दोहरा फायदा होगा, उन्हें जहां ज्यादा मूल्य मिलता है वो वहां फसल बेच सकते हैं। तो किसान इस मामले को अभी इस स्थिति में समझने को तैयार नहीं है, या सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही है। किसानों का दर्द अगर सरकार नहीं समझ रही है तो उसी का कारण है कि यह आंदोलन हो रहा है। तो संवर्धन का मतलब उनके किसानों के व्यापार को बढ़ाने से है, और सरलीकरण का मतलब है कि इजी काम हो जाएगा, उनका फसल बेचना उनको इजी हो जाएगा, इसलिए यह विधेयक पारित किया गया। दूसरा हम देख लेते हैं कृषक सशक्तिकरण, यानी कि ये जो दूसरा कानून है यह है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। यानी कि ये जो कानून है ये सबसे बड़ी विवाद की जड़ है, बिल्कुल नंबर 2। इसमें एक है कृषि सेवा पर करार, पहली बड़ी बात। तो सरकार क्या कह रही है कि एक तरीके का ये एग्रीकल्चर एग्रीमेंट होगा। किसानों का जो डाउट है वो ये है कि ये एक तरह का एग्रीकल्चर एग्रीमेंट होगा और बड़ी कंपनियां उनसे करार कर लेंगी, इसलिए छोटे किसानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां बड़े किसानों से बड़े लेवल पर करार कर लेंगी। ऐसे में जो प्राइस वहां डिसाइड कर दिया जाएगा वृहद लेवल पर वो छोटे किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि वहां उनका प्रोडक्शन कम होता है तो उनका सर्कुलेशन भी कम होगा। बड़े किसानों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उनका सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगा, इसलिए वहां मुनाफे के चांस ज़्यादा होंगे और नीचे के स्तर पर मुनाफे के चांस कम होंगे। इससे छोटे किसानों को नुकसान होने की संभावना है, ये कहता है। अब आपको आपकी लीगल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि इस कानून में कृषि करारों, खास करके एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह सरकार ने किया है कि यह कृषि उत्पादों की बिक्री, पहली बात, यानी कि जो भी प्रोडक्शन है उसका सेल। दूसरी बात होगी फर्म सेवाओं, यानी कि आपकी जो भी फर्म है उसको मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं। तीसरा है आपके कृषि बिजनेस फर्म। चौथा है आपके प्रोसेसिंग, यानी कि कहीं भी कई बार फसल होती है तो उसको प्रोसेस करके भी सेल किया जाता है। फिर थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को ये जोड़ता है, ये वाला कानून। ठीक है ना, तो ये कानून उनको, किसानों को, जो विभिन्न प्रकार की अलग फर्में हैं जो प्रोसेस करती हैं उनकी यूनिट्स को, उनके उत्पादों को, उनके साथ जोड़ने का काम करती है। लेकिन किसानों को डाउट है कि इससे किसानों को नुकसान होगा। सरकार क्या कहती है कि इससे किसानों को क्वालिटी वाले बीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्वालिटी वाले बीज मिलेंगे, और इससे साथ साथ उनको फसल बेचने में भी आसानी होगी, फसल की निगरानी होगी, और कर्ज वाली समस्या भी है उनको वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस पर किसानों का बीमा भी होने वाला है। लेकिन किसान क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई ये करार शब्द है, ये बड़ा मामला गड़बड़ है। किसान इसको नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का करार किया जाए। उनको वो जमाना याद आ जाता है, अंग्रेजों वाला जमाना, कि बिल्कुल एग्रीमेंट हो जाता था जमीन का, जमीन भी हाथ से जाती थी, फसल भी हाथ से जाती थी, क्योंकि इतना बड़ा कुटिल चक्र चल जाता था उसके बाद जो किसानों को नुकसान देता था। इस कारण दूसरा विधेयक आपका यह है जिस पर किसानों को काफी डाउट है। तीसरा कानून है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसमें यार सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसमें वो फसलें कौन सी हैं जो शामिल की जा रही हैं या फिर जिनको हमें याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहली फसल है वो है आपकी अनाज, ठीक है। दूसरी फसल है आपकी तिलहन, तीसरी फसल है आपकी दलहन, फिर चौथी फसल है आपकी प्याज और आलू। तो अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू, ठीक है ना। और छठा है खाद्य तेल। अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू। तो भाई बिना इनके कोई भी सब्जी बनाना संभव नहीं है। और वर्तमान में मार्केट में आपने देखा होगा इसी के भावों को लेकर के आम पब्लिक परेशान है। इसके भाव क्यों बढ़े? इसलिए बढ़े, आपको बता देता हूं कि सरकार ये कह रही है कि इस कानून में ये जो 6 चीजें हैं
ये जो 6 चीजें, इनको आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जब इनको आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, 2 तर्क यहां क्लियर होते हैं। तो सरकार ये कहती है कि इससे किसानों को फसल की कीमत अच्छी मिलेगी क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन इससे आम पब्लिक का नुकसान होता है जो कि अभी हो रहा है। तो सरकार दोनों में से एक को बचाने की स्थिति में है। इनकम के सोर्सेज है नहीं, फसल के भाव बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के साथ परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं किसान भी आम आदमी है और आम आदमी भी किसान है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। इस कारण इस पर सबसे बड़ा विरोध है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को लेकर के। तो समझ में आए, इन 3 कानूनों में 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो एमएसपी को लेकर के किसानों का बड़ा डाउट है कि एमएसपी उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये डाउट है कि जो छोटे किसान हैं वो करार नहीं कर पाएंगे और वो किसान डूब जाएंगे। इसी कारण यहाँ 1 लाख से अधिक किसानों ने दिल्ली कूच करने का मानस बनाया और ये आंदोलन आज भी काफी बड़ी तादाद में चल रहा है। तो समझ में आ गया आपको 3 कानून कौन कौन से हैं। ठीक है, तीनों मैंने आपको बताए। कौन कौन सी इसमें फसलें शामिल है ये मैंने आपको बताई। राज्य इसमें आप देख लो, यूपी, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ये 3 बड़े स्टेट हैं जो इससे प्रभावित हैं, जो किसान इससे प्रभावित हैं। एमपी में भी इसको लेकर के विरोध है पर बहुत कम है। जिसका जो नेतृत्व है वो मेधा पाटकर कर रही थी और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इस किसान आंदोलन में ये स्थिति। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, AIKSCC, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है ना, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेटिव कमेटी। तो AIKSCC क्या है ये आप याद कर लेना। MSP क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी होनी चाहिए आपको। कितने राज्य प्रभावित हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसान आंदोलन की स्थिति वर्तमान में क्या है, कहां पारित हो गया, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इसके साथ आप कर सकते हैं कि भाई FCI जो है वो कब स्थापित हुई, ठीक है ना, FCI की स्थापना कब हुई, और इसमें आपके झा कमेटी वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, झा कमेटी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसान आंदोलन फिलहाल क्यों चल रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में काफी यूजफुल रहने वाली है, तो उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, या आपका कोई सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूल जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।